नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 27 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और जीएस से जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो तो मैं आपको एनालिसिस बता चुका हूं। दोस्तों ये है आपका मैथ का एनालिसिस। मैथ के प्रश्न जो भी पूछे गए विथ आंकड़ा, सभी जो ओरिजिनल आंकड़े पूछे गए थे उसी के साथ उपलब्ध हो गया हूं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और आज मैं फिर कहूँगा कि जो मैं 3 या 4 वीडियो आप लोगों को दिया हूँ एक क्रैश कोर्स के जैसा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको अच्छे से कवर कर लें, हर पैटर्न सीख लें, ठीक है। आपको जो है हमारे होम पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था आज के सेकेंड शिफ्ट में। एक प्रश्न पूछा गया था कि बहुभुज की आंतरिक कोण 140 डिग्री दिया गया था और बोल रहा था कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। बताए हैं ना जी। इसके अलावा मैंने विकर्ण निकालना भी सिखाया है आपको बहुभुज में, कि विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण कैसे निकालते हैं बहुभुज में, ये भी सीख लीजिए। अगला शिफ्ट में इसी की बारी है। तो क्या होता है एन स्क्वायर, यानी इसमें 4 गो भुजा है तो एन स्क्वायर -3n/2 होता है। अगर आप ये सूत्र कभी भूल जाएं तो मान लीजिए एक आयत बना लेंगे या वर्ग बना लेंगे, इसमें कितने भुजा है 4, तो इसमें 2 ही को विकर्ण होता है, तो ये संतुष्ट कर लेगा। देख लीजिए 4 चौका 16, 16 - 4 तिया के 12/2, तो कितना हो गया 4/2, मतलब क्या 2। तो ये सूत्र याद करने के लिए भी बताया था और यहाँ पे बहुभुज भी बताया था। मैंने बताया था कि भाई बहुभुज का तो एक तो सूत्र होता है आंतरिक कोण का 180 माइनस इंटू n-2/n होता है। इसमें रख के देख लेंगे, इसके बराबर 140 दे रखा है। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, इधर 140 और ये आंतरिक कोई शेप है मान लीजिए, तो आंतरिक कोण आपका जो है 140 दे रखा है ना, आंतरिक कोण 140 दे रखा है। तो मान लीजिए ये 4 शेप वाला कोई बहुभुज है, आंतरिक कोण 140 है, तो बाह्य कोण कितना होगा 40, और टोटल बाह्य कोण का योग आप जानते हैं कितना होता है 360। तो 360/40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 गो भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 भुजा वाला शेप होगा। आई होप आप समझ गए हैं भाई। आंतरिक कोण 140 है, एक लाइन पर टोटल कोण कितना होता है 180, तो शेष कोण कितना बचा 40। तो मैं जानता हूं कि भाई बहुभुज के टोटल बाह्य कोण का योग 360 होता है, तो मैं 40 से भाग दिया तो 9 निकल गए। तो 9 इस प्रकार से निकले। आप 180 इंटू n-2/n बराबर 140 भी लिखेंगे, फिर भी n का मान 9 ही निकलेगा। करके देखिएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था आपको, एक जो है वर्ग की परिमाप 44 सेंटीमीटर तथा वर्ग की भुजा के बराबर वृत्त की त्रिज्या हो तो परिधि क्या होगी। बताए थे ना कि भाई जब वर्ग हो, इसके अंदर आपका एक वृत्त हो, तो जो वर्ग की भुजा होती है ये आपका जो है वृत्त के व्यास का काम करने लगता है, बताए थे। उसके बाद में बताया था कि जब सर्किल बाहर हो, अंदर वर्ग हो, तो जो वर्ग का विकर्ण होता है वो वृत्त का व्यास होता है, यानी √2a होता है। तो इस प्रॉपर्टीज से काम तो आया ना। अब एग्जैक्ट नहीं पूछेंगे लेकिन प्रॉपर्टीज तो लग रही है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भाई वर्ग की परिमाप 44 है, तो आप जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। 4a का वैल्यू 44 है, तो a का वैल्यू कितना है 11। अब जो ये 11 है बोल रहा है वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, तो आपका परिधि निकालने के लिए बोल रहा है। अब वृत्त की त्रिज्या आपका हो गया 11 और वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। पाई के फॉर्म में मान दिया गया था। मैं ये समझाया हूं कि जब भी आपको पाई के फॉर्म में मान दिया रहे तो आंख मूंद के कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको पाई का मान नहीं रखना है। तो 2 × 11 × पाई मतलब 22 पाई इसका आंसर था। एग्जैक्ट आंकड़ा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 पाई करके आना था, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। अब एक आयत है, इसकी जो L है ना, इसके B का यानी L बराबर B का 160% है। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन दिया गया था, ठीक है। इसके बाद लंबाई और चौड़ाई का अंतर आपको दे रखा था 30। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है आपको 30 दे रखा है। तो आयत की परिमाप पूछ रहा है। अब L के जो है L का मान मैं B के फॉर्म में रख दूंगा, तो ये 8 दूनी की 16 5 8b/5 हो जाएगा। तो 8b/5 प्लस b बराबर अंतर दिया है ना, तो -30 लिख लेता हूँ, है ना। तो 5 LCM हो जाएगा, तो 8 - 5b मतलब 3b/5 का वैल्यू आपका है 30। ये आपका कट जाएगा 10 से। b का वैल्यू आ गया आपका 50। b का वैल्यू जब 50 आ गया तो l का वैल्यू 50 × 8/5 यानी 10, तो 80 हो गया। l 80, लंबाई 50, परिमाप निकाल लेंगे। 2 × l + b होता है 8 5 13 130 दूना के 260 आपका आंसर
हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा जो है लैंग्वेज जो है थोड़ा घुमा रहा है, आपको परखना होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है, चौड़ाई मैंने बी माना, तो लंबाई क्या हो जाएगा 8b/5, यानी b गुने 160/100 मतलब 8/5 से कट जाएगा, तो 8b/5 हो जाएगा। दोनों का अंतर दे रखा है 30, हमेशा लंबाई बड़ा होता है और देखने से भी बड़ा लग रहा है। 8b/5 माइनस b कर दिया तो 30, यहाँ से मैंने कैलकुलेशन किया तो b का वैल्यू मुझे 50 आ गया है ना, b का वैल्यू मुझे 50 आ गया है। तो L कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 इंटू 50 130 होता है, और 2 इंटू LP होता है, तो 130 गुने 2 260 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, भाई ये आंकड़े डिफरेंट है, ये आंकड़े पता नहीं है लेकिन पैटर्न सही है। किसी वस्तु की अंकुत मूल्य 1208 रुपया मैंने अपने मन से रखा है, 20% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। आपका जो है एकदम हलवा पूछा गया था, तो 1208 जो है 20% छूट मतलब 80 और 100, तो ये 4 और ये 5 से आपको कट जाएगा। 1208 चौका मैं इस आंकड़े के हिसाब से करूं तो 4832 हो जाएंगे। 4832/5 करेंगे, 5 नमा की 45, 3 पर 3 33, 5 छक्के 30, 3 पर 2 32, 5 छक्के 30, 2 पर 0 20, 5 चौका 20, तो 966 रुपया 4 पैसा इसका मतलब 40 पैसा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपका एक प्रश्न पूछा गया था। एक आपका प्रश्न पूछा गया था कि बहुलक निकालना था और माध्यिका 12 और माध्य 10 दे रखा था। सब दिन पूछा जाता है जी। तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, है ना। तो आपको जो है 3 माध्यिका 3 गुने 12 माइनस 2 गुने 10 कर देना है, तो 36 में से 20 गया तो आपका 16 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 जो है आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपका, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब भाई घन में पूरे प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता के रखा है, घन में मैंने आपको पूरे प्रॉपर्टीज बता के रखा है। दोस्तों आज मेरा जो है अपने घर का सदस्य एग्जाम देने गया था और मैं गांव आया हूं, मैं खुद एग्जाम दिलाने ले गया था आपका जो है दरभंगा, है ना। तो वहीं पे जो क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं उन्हीं से प्राप्त हुए हैं। इसमें 3 क्वेश्चन मैं अपने तरफ से लास्ट के रखा हूं, बाद बाकी क्वेश्चन एग्जैक्ट आंकड़े के साथ है। ठीक है, 3 क्वेश्चन वो भी क्या रखा हूं कि फर्स्ट शिफ्ट में एक बच्चा ने कॉमेंट किया है, उसका नाम कुछ कोई चैनल कर खोल के रखा है, उसके चैनल पे एक वीडियो भी है तो वही पोस्ट किया है, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे घन की सभी भुजा बराबर होता है, आयतन आपका एक ही होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 6a² होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 4a² होता है। इसके बाद जो आपका ये क्या बोलता है इसका विकर्ण जो होता है √3 गुने a होता है। इतनी सी प्रॉपर्टीज होती है घन में। ठीक है, तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है 7 है भुजा, तो 6 गुने 7 गुने 7 आपका आंसर हो जाएगा। 49 गुने 6 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे 50 होता तो 300 हो जाता, लेकिन 300 से 6 कम है ना, तो आपका जो है 294 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आपका है हमारा कि एक नल किसी खाली टंकी को 15 घंटे में भर रहा है तथा भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर रहा है। ये भी आंकड़ा डिफरेंट हो सकता है। दोनों नल एक साथ तो टंकी कब भरेगी। अब भाई टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बता रखा है भाई कि एलसीएम के विधि से चलें तो ज़्यादा बेटर है। तो 15 और 20 के एलसीएम आपका जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। भराई का काम कितना हो रहा है, इफिशियंसी 4 है, खाली करने का काम इफिशियंसी कितना है 3 है, तो ये माइनस वाला काम है। तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 1 काम हो रहा है, तो 60 काम कराना है तो 60 घंटे लगेंगे। तो आपका जो है यहाँ पे घंटा है क्या है, मिनट दे रखा है, भरी हुई टंकी को 20 घंटा, घंटा ही दे रखा है, तो 7 घंटा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर से समझिए, जब भी टाइम एंड वर्क चाहे नल एंड टंकी की बात हो तो मैं सबका आंकड़े का जो भी दिन में काम करता रहता है उसका मैं एलसीएम ले लेता हूं और एलसीएम को ही पूरा काम मान लेते हैं, फिर इसकी एफिशिएंसी अलग अलग निकालते हैं। तो भराई वाला 15 घंटे में हो रहा तो 60/15 4 एफिशिएंसी, मतलब 1 घंटे में 4 भाग भरेंगे। इसके बाद आपका जो है खाली करने वाला 20 घंटे में खाली कर रहा है तो 60/20 मतलब 1 घंटे में 3 भाग खाली करेंगे। ठीक है, तो फाइनल जो कैलकुलेशन भरने का काम आएगा, 4 भरेगा पॉजिटिव और 3 को निगेटिव, तो 1 फजर प्लस में आएगा काम, और 60 काम कराना है तो 60 घंटे लग जाएंगे। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे सीआई का प्रश्न आया था, लेकिन आंकड़े इसमें जो है मैं अपने तरफ से रखा हूँ। दोस्तों आप लोग फिर बाद में न कहिए, इसके लिए मैं बोल दे रहा हूँ। मुझे व्यू से ज़्यादा मायने रखता है कि आपको पैटर्न सिखाऊं, आपको बनाना सिखाऊं, क्योंकि भैया एग्जाम आपको देना है और आपकी अगर कुछ जॉब लग जाती है, मतलब आपका अगर एग्जाम अच्छा चला जाता है तो नाम मेरा ही होगा, है ना, नाम मेरा कहीं ना कहीं जरूर होगा। आपके मन में ये बात जरूर आएगा कि मैं फला से जुड़ा था तो कुछ फायदा हुआ। ठीक है, तो मैं सिखाना चाहता हूं और इसकी फायदा आपको हो रहा है और आगे भी होगा। ठीक है, तो 5000 का 2 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब 2 वर्ष के साथ ही साथ मैं 3 वर्ष की भी बात कर लूंगा। 2 वर्ष का क्या आता है, 2r² करना पड़ता है आपको जब वार्षिक हो, है ना, तो यहाँ पे 16.64% निकाल देंगे, 5000 का आपका आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3r²
आर क्यू होगा, है ना। तो 8 त्रिक 24, इसके बाद क्या हो जाएगा 8 64 तिया के 60 थे 120 4 थे 112 192 8 64 थे 512। मैंने कहा मुझे कहीं भी 3 अंक नहीं चाहिए तो 1 अंक पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एक इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो 25 इस 92 में ये 2 में ये 5 शिफ्ट हो जाएगा तो 97 12। तो 25.97 निकाल देंगे इस 5000 का, तो 3 वर्ष का निकल जाएगा आपका CI 8% के दर से। 2 वर्ष के लिए पहले ही बता चुका हूं, साथ ही साथ मैं फ्रैक्शन का भी बता चुका हूं, फिर से याद दिलाता हूं, एग्जाम में छपेंगे। मान लीजिए 16.2/3% रेट है और 2 वर्ष समय है और यही मूलधन है, ये वाला नहीं है मान लीजिए सपोज, तो क्या करेंगे भैया, तो फिर 2r में रखना मुश्किल हो जाएगा इसको, क्योंकि ये जो है काफी जटिल वाला है। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 50/3 होगा, परसेंटेज का साइन को डिलीट करता हूं तो 100 से नीचे भाग देना पड़ेगा, इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 1/6। मैंने फ्रैक्शन का आपको सिंपल रूप बनाना सिखा दिया हूं CI में, कि जो फ्रैक्शन आया है ऊपर में हमेशा 1 होना चाहिए, नीचे में जो आ गया उसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और उससे अगला अंक क्या होता है 6 से अगला अंक 7 होता है तो 49 हो जाएगा, और यही 36 घटा देंगे तो ये हमारा जो है 13/36। सीधा सीधा इसको गुना कर देंगे 5000 से, 5000 को 13/36 से गुना करेंगे, जो ही आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सब सीख लिए हैं, ठीक है। एक प्रश्न, ये ट्रेन वाली नहीं आई थी आज तो मैंने बताऊंगा, ये अपने मन से मैं रख लिया हूं। एक प्रश्न यहाँ पे मैं फिर से ये सजेस्ट करना चाहूंगा, इस प्रकार का प्रश्न आया है ना, लेकिन वहां पे नींबू बेच रहा था। यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मैंने कहा था कि भाई बराबर के पहले वाला जो के है ना और इसके पीछे क्या लिखा है उसको 1 रुपया मानो, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखा है, बराबर से पहले के पहले विक्रय मूल्य SP सेल्स प्राइस, तो सेल्स प्राइस को मैं 1 रुपया मानूंगा। तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 4 वस्तु का SP कितना हो जाएगा, मैं 1 रुपया मानू तो 4 रुपया, है ना, और 3 वस्तु के SP के बराबर है तो 3 रुपया है, क्रय मूल्य 4 पीस का, है ना, ये हमारा CP है। लाभ कितना हो गया 1 रुपया, तो 1 गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है 3 रुपया, तो 100/3% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक बच्चे ने कमेंट किया भैया कि जो लेंस और दर्पण है उसका मुझे साइन समझ में नहीं आता है, क्लियर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्लियर करने का सोच रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। ये है आपका जो है अवतल मैं PDF दे दिया हूं जी, इतने अच्छे से छापा हूं, जरा एक बार खोलिए उसको। PDF अवतल दर्पण में आपका वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं। आपको फोकस दूरी हमेशा निगेटिव लेना है अवतल दर्पण में, ठीक है। उसके बाद आपका वस्तु की दूरी चाहे कोई भी दर्पण हो कोई भी लेंस हो हमेशा निगेटिव लेना है। अब बचा भी मेन पंगा करता है आपका। भी जो है अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब दर्पण के सामने जो 5 स्थिति होती है, अनंत होती है, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में होती है, फोकस और केंद्र के बीच में होती है, फोकस पर होती है, केंद्र पर होती है, तो ये 5 स्थिति वास्तविक है। और एक जो है काल्पनिक, ये दर्पण के पीछे बनता है जब प्रतिबिंब को जो है मतलब वस्तु को जो है फोकस दूरी और ये पोल के बीच में रखेंगे तो इधर प्रतिबिंब बनता है। ये मैं बता चुका हूँ, ये फिर से बता दूंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अवतल दर्पण में मैंने कहा फोकस दूरी आप निगेटिव लीजिए, वस्तु की दूरी निगेटिव लीजिए, और जो प्रतिबिंब की दूरी है जब काल्पनिक हो तो पॉजिटिव लीजिए और जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो निगेटिव लीजिए। हो गया आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में इतना झोल नहीं है, फोकस दूरी आपका पॉजिटिव लेना है, इसके बाद वस्तु की दूरी निगेटिव लेना है, चाहे कोई दर्पण हो कोई लेंस हो। उसके बाद जो इसमें भी है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है इसीलिए भी पॉजिटिव लेंगे, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होती है भैया कि इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो आपका F का मान निगेटिव लेना है। अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, आपको फोकस दूरी निगेटिव लेना है, वस्तु की दूरी ऑलवेज निगेटिव लेना है। अब भी आएगा, चूंकि अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, तो लेंस के केस में उल्टा है। दर्पण में जब काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था तब आप भी का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे थे अवतल दर्पण में, लेकिन लेंस में अवतल लेंस के अंदर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और जब भी लेंस के अंदर काल्पनिक प्रतिबिंब की बात होगी तो भी का वैल्यू आप निगेटिव लेंगे, और वास्तविक प्रतिबिंब की बात होगी तो भी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। फिलहाल अवतल लेंस में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनती नहीं है, तो यहाँ पे इतना ही साइन है अवतल लेंस के लिए कि F का वैल्यू जो है आप ले लीजिए निगेटिव, U का वैल्यू निगेटिव और V का वैल्यू निगेटिव। अवतल लेंस में सारा निगेटिव होता है, ठीक है। अब आ जाइए उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में क्या होती भाई कि यहाँ पे जिस प्रकार अवतल दर्पण में आपका वास्तविक और काल्पनिक बन रहा था, उत्तल लेंस में भी सेम कंडीशन है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी पॉजिटिव।
पॉजिटिव, वस्तु की दूरी जो ऑलवेज निगेटिव। इसके बाद इसमें पंगा आता है भी का, जैसे अवतल दर्पण में आ रहा था वहां, यहाँ उत्तल लेंस में आएगा। अब भी का जब काल्पनिक बनेगा तब आपको निगेटिव लेना है काल्पनिक में, ठीक है। दर्पण में काल्पनिक में पॉजिटिव लेते थे, ठीक है। यहाँ पे लेंस में काल्पनिक में निगेटिव, अब वास्तविक में आपको पॉजिटिव लेना है। बस इतनी सी बात है। आशा करूंगा कि आपको जो है सीख लिए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो पीडीएफ में दे दिया हूं, इसमें ये प्रॉपर्टी जो साइन चेंजेस का है अलग से लिख दिया हूं भाई, अलग से नाम और उसके नीचे सब लिख दिया हूं। पहला जो 4 पेज है, 4 सीट है, इसी का मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि आज भी लेंस और दर्पण से न्यूमेरिकल आए थे, तो मुझे नहीं बता पाया था कैंडिडेट, कोई बात नहीं। जो भी जो न्यूमेरिकल आए थे आप मुझे पोस्ट कर देंगे तो मैं थर्ड शिफ्ट में इंक्लूड कर दूंगा। तो अगर आप सुन रहे हैं तो इंक्लूड कर दीजिएगा अगर याद हो तो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।